नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आरटीडीसी या पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। टूरिस्ट प्रमुख पर्यटक स्थलों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से कर सकेंगे यात्रा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राहुल गांधी को सौंपेंगे मांग पत्र। सीएम अशोक गहलोत ने बीकानेर में मेगा जॉब फेयर का किया समापन। कहा निजी क्षेत्रों में भी स्कोप उपलब्ध करवाएगी राजस्थान सरकार। राष्ट्रीय लोकदल भरतपुर में करेगी बड़ी रैली। देश के बड़े नेताओं को किया जाएगा शामिल। तो अब खबरें विस्तार से। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी अब प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। बुधवार को आरटीडीसी निदेशक मंडल की बैठक हुई। इसमें पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला हुआ। इसमें बैठकर टूरिस्ट राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों को निहार सकेंगे। वहीं निजी टूर ऑपरेटर्स की तर्ज पर अब आरटीडीसी भी पैकेज टूर तैयार करेगा। इसमें पर्यटक आरटीडीसी की कार में बैठकर राजस्थान की सैर कर सकेंगे। इसके साथ ही डायरेक्टर बोर्ड बैठक में आरटीडीसी के कर्मचारियों को प्रमोशन देने का फैसला किया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि जल्द ही राजस्थान में एयर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। इससे प्रदेश में आने वाले टूरिस्ट प्रमुख पर्यटक स्थलों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर के रूट में जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, पुष्कर समेत प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए हमने नागरिक उड्डयन विभाग से अनुमति लेने का काम शुरू कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया उपचुनाव के बाद शुरू की जाएगी। बैठक हुई है जिसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती गायत्री राठौर जी, हमारे एमडी आरटीडीसी जयपाल सिंह जी और दो डायरेक्टर हमारे, चूँकि रोडवेज जो एमडी होते हैं वहाँ डायरेक्टर होते हैं, जो ग्रे एमडी आ रहे थे मतलब जी ग्रेल और जीएडी सेक्रेटरी, ये तमाम लोग जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी बैठक हुई। बैठक का विषय जो कुछ पुराने बोर्ड्स की जो पेंडिंग इश्यूज थे वो हुए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात है जैसे हमने पैलेस ऑन व्हील को चलाई, उसकी समीक्षा करी। हमने अब तक पैलेस ऑन व्हील में 90 लाख रुपए कमा लिए और दिसंबर के महीने में वो 1 करोड़ से ज़्यादा, करीब 1.25 करोड़ का जो बुकिंग जिस हिसाब से आई है तो हमारी 1.25 करोड़ के करीब हमारी आर्टिस्ट को नेट प्रॉफिट होगा। तो वर्ल्ड में जो 10 स्काई ट्रेन है वो केवल एक ट्रेन उनमें चली है, वो पैलेस ऑन व्हील चली है। वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद था। वो ट्रेन हमने चलाई और चलाई नहीं, वो प्रॉफिट में चली। उसी ढंग से, उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पर्यटन को पंख लगें, तो हम 2 नवाचार और करने जा रहे हैं। एक, हम टैक्सी जो है जयपुर में, राजस्थान में, कि टूरिस्ट को हम आरटीडीसी टैक्सी प्रोवाइड कराए, जयपुर भ्रमण का एक पूरा पैकेज बना के और उनको टैक्सी में बिठा के जहाँ जहाँ भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पे, ऐसे अजमेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में एक यानी कार फैसिलिटी का भी आरटीडीसी नवाचार करने जा रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की हजारों बेरोजगार भी राहुल की इस यात्रा में शामिल होकर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही हम राहुल गांधी से पूछेंगे कि आखिर राजस्थान के युवाओं के साथ कब होगा न्याय, क्योंकि राहुल की अब तक युवाओं को न्याय दिलाने की वकालत करते आए हैं। उपेंद्र ने कहा कि सरकार ने बेवजह षड्यंत्र रचकर मुझे जेल भेजा, लेकिन मैं सरकार की तानाशाही से डरने वाला नहीं हूँ। जब तक बेरोजगारों को लंबित मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, बल्कि अब हम और ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी मांगों को उठाएंगे। इसके साथ ही मैं झूठे मुकदमे के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा और सरकार पर मानहानि का दावा भी करूंगा।
लास्ट में इसमें कहा था कि गिरफ्तार तो कर लिया, हमें वार्ता करूँगा कि अब गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन दिखाए किसमें, तब इसमें उलझाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में मेगा जॉब फेयर के अंतिम दिन युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई गंभीर समस्या है, लेकिन राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के अपने सपने साकार करने में कोई कमी नहीं आने देगी। शिक्षा, रोजगार और युवा केंद्रित राज्य नीतियों से उन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है। जोधपुर तथा जयपुर के बाद बीकानेर का मेगा जॉब फेयर इसी सोच का परिणाम है। युवाओं में आत्मविश्वास और इंटरव्यू दक्षता बढ़ाने के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऐसे जॉब फेयर अब हर जिले में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा सपने देखें और भविष्य के लिए लक्ष्य बनाएं। राज्य सरकार सदैव आपके साथ है। कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित फेयर में उन्होंने कहा कि युवाओं को राजकीय और निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना हमारा प्राथमिकता में है। हाल ही इन्वेस्ट राजस्थान में 11 लाख करोड़ रुपए में MOU हुए हैं, जिनमें राज्य में 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। सरकार द्वारा अभी राजकीय क्षेत्र में 1.35 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। लगभग 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख और देने की घोषणा की गई है। ऐसे में रोजगार देने में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है। राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 23 तारीख को भरतपुर में एक बड़ी रैली निकाली जाएगी, जिसमें तमाम देश के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। मंत्री सुभाष गर्ग के साथ मैंने मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण दिया है। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इस रैली का उद्देश्य यह है कि चौधरी चरण सिंह चाहते थे आजाद भारत में जो होना चाहिए गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, वह नहीं हो रहा है। सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। गन्ने का दाम नहीं बढ़ा रही, गेहूं का दाम नहीं बढ़ा रही, किसानों के खाद के दाम लगातार बढ़ रही है। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए झूठ बोलने का काम करती है। गुजरात का चुनाव आ रहा है तो लगातार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रोज घोषणाएं कर रहे हैं। यह केवल घोषणा पार्टी है, यह झूठ बोलने का काम करती है। ये कोई किसानों के लिए काम नहीं करती। किसान की आमदनी लगातार घट रही है और उसकी जरूरत की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। हर चीज का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह व्यापार करने वाले बड़े सेठों की पार्टी है। छोटा व्यापारी भी परेशान है, आम उपभोक्ता भी परेशान है। जो तमाम देश के बड़े नेताओं को उसमें आमंत्रित किया जाएगा, उसमें कल मैं गहलोत साहब को भी आमंत्रित करके आया हूँ। सुभाष जी हमारे साथ थे, हमारे अध्यक्ष जी साथ थे और उसमें और लोगों की बात करेंगे और एक बड़ी रैली करने का प्रोग्राम हम कर रहे हैं 23 दिसंबर को भरतपुर में। कितने लोग नहीं, लोग लाखों लोग आएंगे। वो बड़ी रैली हो रही है। एजेंडा क्या सर, इसका एजेंडा क्या? एजेंडा यही है कि जो चौधरी चरण सिंह चाहते थे आज़ाद भारत में जो होना चाहिए गांव के लिए, गरीब के, किसान के लिए, वो नहीं हो रहा है। सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। सरकार हक तलफी कर रही है। गन्ने का दाम नहीं बढ़ा रही, गेहूं का दाम नहीं बढ़ा रही, किसान के खाद के दाम बढ़ा रही है। यूरिया से 5 किलो खाद निकाल लिया। बिजली पर जो छूट होनी चाहिए थी, अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश में वादा करा कि मैं सरकार में आऊँगा दोबारा तो बिजली का रेट आधा करूँगा। अखिलेश यादव के ज़माने में 100 रुपये था हॉर्स पावर, इन्होंने 180 कर दिया, तो आधा करते तो 90 हो जाता, अभी भी आधा नहीं किया। ये झूठ बोलने का काम करते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। अभी जैसे गुजरात का चुनाव आ रहा तो लगातार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रोज घोषणाएं कर रहे हैं। ये केवल घोषणा पार्टी है। पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने अपने कार्यकर्ताओं को सरदार शहर उपचुनाव को लेकर एक संदेश दिया है। इस संबंध में भाटी की ओर से वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमने भाजपा के नेताओं को संदेश दिया है कि समय रहते सुधर जाओ। भाटी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं रहा है, जिससे आम कार्यकर्ताओं में रोष है। इसी को लेकर इस बार सरदार शहर उपचुनाव में हमने मतदान के बहिष्कार के निर्णय पर पहुंचे। भाटी ने कहा कि पार्टी का स्थानीय नेतृत्व अगर नहीं सुधरता है और कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाती है तो फिर से हम मैदान में उतरेंगे। भाटी ने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं को नहीं सुनी जाती है तो आने वाले चुनाव में वापस से न्याय मंच को खड़ा करके RLP या फिर अन्य दल के साथ समर्थन को चुनाव से लड़ सकते हैं। देखिए, हमने तो संदेश दिया था प्रदेश नेतृत्व को। कार्यकर्ता 4 साल से निराश है, हताश है और प्रदेश के पदाधिकारी उनको कोई संभाल नहीं रहे हैं, सही नेतृत्व दे नहीं रहे हैं पार्टी को। इसलिए हमने 2 दिन मंथन करके अब ये निर्णय लिया है कार्यकर्ताओं के साथ में कि इनको थोड़ा संदेश देकर सबक सिखाएं पार्टी नेतृत्व को, जिससे ये सुधर जाएं। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इस
सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। के लोगों का कयास हो सकता है, पर हाँ, ये एक जरूर हमारे पास संदेश है, लेकिन हम अभी वो कोई निर्णय नहीं लेने जा रहे। हम इस चुनाव के बाद में आने वाला कुछ समय दिखेंगे। अगर पार्टी ने सही अपने को सुधार लिया, नेतृत्व ने, तो उसके बाद में तो ठीक है, वरना हम उनको संदेश देने के लिए वापस से सामाजिक न्याय मंच को खड़ा करके समझौते के साथ आरएलपी या किसी अन्य दल के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं। राजधानी जयपुर में बीमा के 1,90,00,000 रुपए हासिल करने के लिए पति ने अपनी ही पत्नी को शीटर को सुपारी देकर हत्या करवा दी। पहले तो ये महज एक हादसा ही प्रतीत हो रहा था, किंतु बाद में पुलिस की जांच में सच सामने आया। जानकारी के अनुसार आरोपी महेश चंद ने 5 अक्टूबर को अपनी पत्नी शालू को उसके चचेरे भाई राजू के साथ बाइक से मंदिर जाने के लिए कहा। पति के अनुरोध पर पत्नी मंदिर के लिए निकल गई। इसी दौरान सुबह करीब 4:45 पर एक एसयूवी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके चचेरे भाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार चांद ने 40 साल की अवधि के लिए शालू का बीमा करवाया था। नियमों के मुताबिक बीमा की राशि नेचुरल डेथ पर 1 करोड़ रुपए और दुर्घटना में मौत होने पर 1,90,00,000 रुपए मिलनी थी। इसके लिए आरोपी महेश चंद ने शालू की हत्या का प्लान बनाया। इसके लिए उसने उसके शीटर मुकेश सिंह राठौड़ को सुपारी दी थी। पुलिस ने बताया कि मुकेश सिंह राठौड़ ने इस काम के लिए 10 लाख रुपए की मांग की थी, जबकि आरोपी महेश चंद ने उसे 5.5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिए थे। आपको बता दें, दोनों की शादी 2015 में हुई थी। पुलिस ने मुकेश सिंह राठौड़, उसके 2 अन्य साथी के साथ ही एसयूवी के मालिक राकेश सिंह और सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। राजधानी जयपुर में सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की 10 नवंबर 2022 को हुई निर्मम हत्या के विरोध में आज बुधवार को धौलपुर जिले के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। जिले के समस्त न्यायालयों की कोर्ट मैनेजर, सिस्टम ऑफिसर, असिस्टेंट, सहायक कर्मचारी समेत अन्य कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में रैली निकाली और धरना देकर नारेबाजी की। न्यायिक कर्मचारी नेता ओम बाबू ने बताया कि सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की निर्मम हत्या हुई है। इसके बावजूद अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। इससे पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों में आक्रोश है। मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने के विरोध में मंगलवार को प्रांतीय महासभा की जयपुर में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सामूहिक आह्वान पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला मुख्यालयों पर स्थित स्थायी लोक अदालत, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के सभी न्यायिक कर्मचारी आज बुधवार से मांग पूरी होने तक सामूहिक अवकाश पर हैं। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत नहीं बल्कि निर्मम हत्या की गई, जिसके दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। न्यायिक कर्मचारियों ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो संबंधित एनडीपीएस न्यायाधीश के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जाए। मामले की सीबीआई जांच समेत 8 सूत्रीय मांग है। न्यायिक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगों पर अमल नहीं किया गया तो न्यायिक कामकाज प्रभावित होंगे। जयपुर न्याय क्षेत्र के जो है सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा पीठासीन अधिकारी के आवास पर निर्मम हत्या हुई है, उसके खिलाफ आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रत्येक राजस्थान के जिले में आज जो है सामूहिक जो है हड़ताल, जो सामूहिक अवकाश पर कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए है। जब तक हमको हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जब तक हमारी 5 से मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम ये अपना जो है अनवरत रूप से अनिश्चितकालीन हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। किन किन मांगे हैं, कौन कौन सी मांगे? एक उसके परिवार को सरकारी सेवा में 50 लाख को मुआवजा देना है, और जो भी अधिकारी वर्ग के आवासों पर जो कर्मचारी लगे हैं वो सब विड्रॉल होंगे। कोई कर्मचारी आवासों पर काम नहीं करेगा, और जो है न्यायिक सीबीआई जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होगी। 10/11/22 को हमारे सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा का संदिग्ध अवस्था में जज के निवास पर निर्मम हत्या हुई है। उसके न्याय दिलाने के लिए हमारी क्रांति मीटिंग हुई। हमारे क्रांति अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो सभी समस्त जिले सामूहिक अवकाश पर हैं। जयपुर में 12 तारीख के सामूहिक अवकाश पर हैं सभी जिले, जयपुर जिला पूरा, और राजस्थान के समस्त जिले आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी पूरी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब
धौलपुर जिले में जेठानी ने अपनी देवरानी की डंडों से जमकर धुनाई कर दी। जेठानी और देवरानी का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हुए 13 सेकंड के वीडियो में जेठानी अपनी पुत्री के साथ हाथ में डंडा लेकर नीले रंग की साड़ी पहने देवरानी को डंडों से पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है और पिटाई के दौरान देवरानी जेठानी की से डंडा पकड़ रही है, लेकिन जेठानी डंडा को नहीं छोड़ती है। मामला जिले के बड़ी कोतवाली थाना इलाके के गुमट मोहल्ले का है। पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि 28 नवंबर 2022 की दोपहर को पीड़ित महिला बबीता परिवार की अन्य महिलाओं के साथ घर के बाहर चौक में बैठकर कुछ बातें कर रही थी। तभी उसकी जेठानी मीना अपनी पुत्री के साथ हाथ में डंडा लेकर वहां पहुंच जाती है और डंडे से अपनी देवरानी बबीता की मारपीट शुरू कर देती है। वहां मौजूद अन्य महिलाओं ने बमुश्किल पीड़िता को जेठानी से बचाया। मारपीट का यह वीडियो किसी अन्य व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। महिलाओं में झगड़ा होने के बाद जेठानी के लड़कों ने मंगलवार को पुनरू झगड़ा कर दिया और अवैध कट्टे से फायर कर दिया, जिसके बाद पीड़ित महेश ने पुलिस थाने पर नामजद मामला दर्ज कराया। क्या मामला है? ये घुमट में महेश एक व्यक्ति थे, 45 वर्षीय। उन्होंने बताया कि आज रात को 2 लड़कों ने हमारे घर पर झगड़ा किया है और फायर किए। तो इसकी FIR उसने दी, मुकदमा दर्ज कर लिया और सब चीज़ जारी है। वैसे पहले 1 दिन पहले और प्रॉब्लम में झगड़ा हुआ था, इसी बात को लेकर लड़कों ने पास में मुकदमा दर्ज कर लिया। सब चीज़ जारी है। सर फायरिंग भी बताई, फायरिंग भी हुई है। आप मुफ्ती द्वारा लिखित में रिपोर्ट की है कि फायरिंग की गई, उसका जाँच कर रहे हैं। आबू रोड में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार कुम्हार मोहल्ले के पास सुनील एंटरप्राइजेस में देर रात अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की और नगर पालिका में फायर ब्रिगेड के लिए सूचना दी गई। वहीं पर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को भी बंद किया गया। भारत में फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का माल स्वाह हो गया। संविदा पर कार्यरत आशा सहयोगिनियों ने धरना प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों का ज्ञापन राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपा। आशा सहयोगिनी चिकित्सा सेवा कर्मचारी संघ की अध्यक्ष सरोज शर्मा ने बताया कि आशा सहयोगिनी चिकित्सा कर्मी को मात्र 3,500 रुपए वेतन मिलता है, जिससे हमारा घर नहीं चलता है। हमारा वेतनमान बढ़ाकर कम से कम 18,000 से शुरू होना चाहिए। हमारा चिकित्सा संबंधी कार्य 10 से 2 बजे तक होता है, उसके बाद हमसे अन्य कार्य लिया जाता है, जिसका भत्ता हमें आज तक नहीं मिला है। इसी प्रकार हमें संविदा पर कार्य कर रखा जा रहा है, उसे नियमितीकरण किया जाए। चिकित्सा विभाग की संगठन कर्मचारी सरोज शर्मा आशा सहयोगिनी सिटी से मेरा ये कहना है, सरकार से हमने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी के नाम से। हमारे को सरकार ने 2018 में वादा किया था कि हम आपको राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे। आज वो समय आ गया है हमें राज्य कर्मचारी घोषित करने का, लेकिन हमारे पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमारी मांगे ये है कि हमारे जो काम दिया जा रहा है वो तो इतना कराया जा रहा है, इसके बदले में हमें एक्स्ट्रा कोई मानदेय भत्ता नहीं दिया जा रहा है। और हमारा जो मानदेय है वो वेतनमान में किया जाए। न्यूनतम मजदूरी कम से कम 18 से 21 हज़ार होनी चाहिए। एक मजदूर आदमी को मिलती है उतनी तो होनी चाहिए। हमारा मानदेय एक दिन का 116 रुपये है, इससे किसी औरत का घर नहीं सकता है। आज इतनी महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल बात है। और जो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए हमें जो कार्य दिया जा रहा है, आगे से दबाव दिया जा रहा है, NCDA फार्म के लिए दबाव दिया जा रहा है, इसके लिए किसी भी बहन के पास ये नहीं कह सकते कि हम काम नहीं कर सकते। हम काम करने के लिए तैयार है। हमें लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल डाटा सिम ये उपलब्ध करा जाए, हम काम करने के लिए तैयार है। और हमारी मांगे यही है कि हमें कार्य के लिए जो बाधाएं आ रही है इसके लिए जो सुविधा देनी है वो दी, हम काम करेंगे। राज्य सरकार से ही ओनली 3,564 रुपये मिलते हैं, तो हमें ना तो केंद्र सरकार से कुछ मिलता है। सभी जगह जो मतलब कर्मचारी हैं सभी को दोनों तरफ से मिलता है, और हमें सिर्फ राज्य सरकार से देते हैं। तो हमें केंद्र सरकार से भी जोड़ा जाए ताकि हमारा थोड़ा मानदेय बढ़ सके। और
आशाएं जो हैं कम से कम, मैं खुद 11 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे से पहले जो लगी कम से कम उनको 17 साल हो गए, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ना तो हमें कोई परमानेंट करते हैं कोई, ना तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाता है, ओनली हमारे ऊपर सिर्फ काम का दबाव बनाया जाता है, जबकि हम 116 रुपये पे काम करते हैं, ऐसे हम कर्मचारी हैं। लेकिन हम अगर केंद्र में अगर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो हमसे ऑनलाइन लोकेशन फोटो मांगी जाती है, लेकिन बाकी कर्मचारियों से तो ये सब चीज़ नहीं मांगी जाती। 10 मिनट लेट होने पर हमें बोलते हैं एब्सेंट लगाई जाएगी आपकी। तो ये चीज़ का हमारा इतना शोषण हो रहा है आशाओं का, इसके लिए हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। ठीक है। पहले की जो पढ़ी लिखी आशाएं हैं वो बेचारी ऑनलाइन काम नहीं कर सकती है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सोचा जाए कि वो कैसे वो मोबाइल में सारा काम ऑनलाइन काम करे। CHO ANM सारे सबके लिए, तो CHO की जो नई पोस्ट निकाली उन्होंने या तो फिर वो सबको भी ट्रांसफर कर सकते थे उसमें। ठीक है, नाम बताएं। CHO की लगाने की क्या जरूरत थी? आशा इतने साल से उनके एक्सपीरियंस बेस पे काम कर रही है, तो उनको वो प्रमोशन मिल सकता था उससे, लेकिन आशा से ही वो रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है, उनको मतलब बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक दिन अगर ड्रेस नहीं पहनो तो ड्रेस की फोटो चाहिए उनको, हर चीज़ की हमें ताना मारा जाता है कि आपको हम इस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, ये काम करो, अभी होना चाहिए। ना तो हमें दिन में टाइम मिलता है, ना रात को कभी भी फ़ोन कर देते हैं हमें, हमारे काम की कोई पीरियड का टाइम ही नहीं है काम का। तो हमारी ये समस्या जो है वो समाधान होना चाहिए। हमारी पीड़ा कोई भी, ना तो केंद्र सरकार की से हमें जोड़ा जाता है, ना राज्य सरकार हमारे तरफ ध्यान देती है। तो ये थी आज की राजस्थान न्यूज। यूं ही बने रहे शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।